हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थियों नमस्कार। डीवीजी एजुकेशन में आपका स्वागत है और आप सब खुश होंगे, घर में सब कुशल मंगल होंगे। भगवान से आशा करूंगा कि आप लोग सभी खुश रहें। हम जो टॉपिक कर रहे थे वो संविधान के भाग थे और उन भाग में हमने संविधान का भाग 14 तक क्लियर कर लिया था। आज हमारे सामने है भाग 15 और ये जो भाग 15 है वो है इलेक्शन से संबंधित, मतलब चुनाव प्रक्रिया से संबंधित। और इसके जो आर्टिकल्स हैं वो 324 से लेके 329 तक दिए गए हैं। अब इनका काम क्या है, कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, वो हम देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप मुझे जरूर बताएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आया है निर्वाचन जो है वो 324 से लेकर 329 कै तक बना हुआ है। इसको देखें। 324 में क्या दे रखा है, चुनाव के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। मतलब ये हो गया कि चुनाव संबंधित जितने भी कार्य हैं, अधीक्षण का हो, निदेशन का हो या फिर किसका हो, नियंत्रण का हो, ये सारे काम कौन करेगा, चुनाव आयोग करेगा। और एक तरह से हमारे देश में जो चुनाव आयोग है वो क्या है, संवैधानिक निकाय है। अब जो चुनाव आयोग है, इस चुनाव आयोग में एक चुनाव आयुक्त होता है। कौन होता है, चुनाव आयुक्त, ठीक है। इसके अंडर में निर्वाचन संबंधित सारे काम किए जाते हैं, निर्वाचन संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं। ये जो चुनाव आयुक्त है वो संपूर्ण देश में क्या करता है, निर्वाचन का काम देखता है, या कहें चुनाव आयोग। इसमें हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, विधान परिषद, है ना। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इसके अलावा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के चुनाव, इत्यादि जो चुनाव संबंधित कार्य हैं वो सारे किसके द्वारा करवाए जाते हैं, चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। नियंत्रण करने की जिम्मेदारी, निर्देशित करने की जिम्मेदारी वो सारी किसकी होती है, चुनाव आयोग की होती है, चुनाव आयोग की होती है। क्लियर याद है। कहने का मतलब किसमें है, 324 में। हम कह सकते हैं चुनाव आयोग का प्रावधान किसमें किया गया है, तो हम बता सकते हैं आर्टिकल 324 में। ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। क्या है, संवैधानिक निकाय। क्या है ये, संवैधानिक निकाय है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। आई होप समझ में आना ही चाहिए। इसके बाद में दरक है 325। इसमें दरक है धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग आदि के आधार पर निर्वाचक नामावली से अपात्र न करना और विशेष निर्वाचक नामावली का दावा नहीं। मतलब ये हो गया विद्यार्थियों, इसमें ये बताया गया है कि चुनावों के दौरान, निर्वाचन के समय जो निर्वाचन नामावली होती है या जो निर्वाचन संबंधी जो कार्य होता है उसमें आप किसी व्यक्ति को उसके धर्म, उसके मूल वंश, उसकी जाति, उसके लिंग या उसी के समुदाय
क्या भाषा विशेष क्षेत्र को ध्यान में रखकर आप उसे निर्वाचन संबंधी कार्यों से क्या नहीं कर सकते, अपात्र नहीं कर सकते, उसे निर्वाचन संबंधी कार्यों से दूर नहीं कर सकते। ये किस में लिखा गया? अनुच्छेद 325 में लिखा गया। साथ में ये भी दिया गया, विशेष निर्वाचक नामावली का दावा नहीं। इसके साथ ही इनके लिए किसी प्रकार की विशेष नामावली का दावा भी नहीं किया जा सकता कि साहब मैं तो उस धर्म से संबंध रखता हूं तो हमारे लिए क्या हो, विशेष नामावली होनी चाहिए। नहीं, ऐसा भी दावा नहीं किया जा सकता। ये दोनों चीजें 325 में स्पष्ट लिखी गई है। क्लियर बात? इसके बाद में दे रखा है लोकसभा विधानसभाओं के लिए वैश्विक मताधिकार का प्रयोग। अनुच्छेद 326 है, उसमें ये बताया गया है कि जो लोकसभा है और जो विधानसभा है, लोकसभा कहाँ होती है? सेंटर में होती है, और विधानसभा कहाँ होती है? राज्यों में होती है। तो इन दोनों के लिए जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, चुनाव संबंधी जो प्रक्रिया है, वो कैसे की जाएगी? वैश्विक मताधिकार के आधार पर की जाएगी। मतलब जो व्यक्ति वयस्क है, समझदार है, जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? इस निर्वाचन संबंधी कार्यों में भाग ले सकता है। यहां तक क्लियर है? देखें एक बार। वयस्क मताधिकार की हम इसकी बात करें तो इसका जो पहले हमारे इसमें वयस्क मताधिकार की आयु थी वो कितनी थी? 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में। कब किया गया? 1989 में। ठीक है। और फिर 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया और उस समय फिर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष उम्र कर दी गई। ये जो काम था ये हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय हुआ। जो राजीव गांधी हैं, इन्हें भारत में डिजिटल क्रांति का जनक भी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ना मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि भारत में पहली बार संचार सुविधाएं जो आजकल हम यूज में ले रहे हैं, जिनके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टेक्निक या कंप्यूटर जैसी जो सुविधाएं थी, वो सबसे पहले भारत में इन्हीं के द्वारा लाई गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन किया गया। 21 वर्ष की जो आयु थी उसे कितने वर्ष कर देगी? 18 वर्ष कर देगी। क्लियर बात? और हम इसकी और बात कर लें तो हम कह सकते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है, तो हमारा जब भारत संविधान लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी को हुआ, 1950 को हुआ। और इससे पहले ही निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी गई थी 25 जनवरी 1950। और इसका जो प्रथम आयुक्त था, चुनाव आयुक्त था, वो कौन था? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, ये छोटी सी बेसिक नॉलेज है। अब हम 327 की बात करेंगे। अनुच्छेद 327, विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो विधानमंडल है, जो सेंट्रल लेवल के जो विधानमंडल होते हैं, उनके निर्वाचनों और जो राज्यों के विधानमंडल उनके निर्वाचनों के संबंध में
जो भी कार्य होते हैं निर्वाचन संबंधी, उनमें उलटफेर या उनमें अन्य उपबंध जोड़ना या उनका अलग भाग बनाना, वो काम किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है ना। ये विशेष ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि विधानमंडलों के निर्वाचन संबंधी जो उपबंध की शक्ति है वो किसमें होती है? संसद में होती है। फिर है 328 देखिए, इसमें देखा है किसी राज्य के विधानमंडलों के संबंध में उपबंध की शक्ति। कौन से उपबंध की बात कर रहे हैं यहाँ? निर्वाचन संबंधी, है ना। कौन से उपबंध? निर्वाचन संबंधी, है ना। उपबंध की शक्ति किस में भी होती है? संबंधित विधानमंडल में। मान लीजिए राजस्थान है, इसमें विधानमंडलों के चुनाव करवाने हैं और उसमें कुछ उलटफेर करना है, ठीक है ना। तो उन उलटफेर या उनमें परिवर्तन करने की जो चीज है वो किसमें निहित होती है? उसी विधानमंडल में निहित होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए आप। फिर लास्ट है 229, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप। ये इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचन संबंधी मामले, चुनाव करवाए गए और फिर चुनाव के दौरान पक्ष या विपक्ष को लगा कि इन चुनाव के दौरान कुछ गड़बड़ हुई है या धांधली हुई है या मिस्टेक की गई है या कुछ भी हुआ है, तो इन चीजों को लेकर संबंधित पक्ष जिसको लगता है वो पक्ष कहाँ जा सकता है? न्यायालय में जा सकता है। और न्यायालय में जाने के बाद वो इसकी मांग कर सकता है कि आप इन चुनावों की क्या करें? जांच करें या फिर इन चुनावों को दोबारा से करवाएं। तो सीधा सीधा फिर न्यायालय क्या करता है? इस निर्वाचन में या चुनाव में क्या कर देता है? हस्तक्षेप कर देता है, या चुनाव को दोबारा से करवाने की बात कहता है, या फिर जो मतगणना होती है या फिर जो भी लगता है कि यहाँ गलत हुआ है उसकी जांच करने के आदेश दे सकता है। तो ये कौन? विधान न्यायालय का हस्तक्षेप किसमें? 229 में। 229 क्या है? जो डिलीटेड है, वो भी चुनाव संबंधित है, इसका जो कोई महत्व नहीं है इसको डिलीटेड कर दिया गया। तो मेरे विद्यार्थियों, ये था हमारा निर्वाचन संबंधी जो पार्ट था वो 324 से लेकर 329 के तक, भारतीय संविधान का भाग 15, 324, 325, 326, 27, 28, 29, ठीक है ना। ये हमने सारा क्लियर कर लिया। फिर भी आपको लगता है कि सर हमें यहाँ समझ भी नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाई कर सकूं। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हमें मोटिवेट करते रहें। आपका मोटिवेशन ही हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।